तो एपिसोड 1 की शुरुआत सीधे टावलोन से होती है, जहां व्हाइट टावर में लिएंड्रिन के ऊपर सुनवाई चल रही होती है, जिसमें स्वान सांचे ने लिएंड्रिन को डार्क फ्रेंड घोषित कर दिया। तो इसके बाद लिएंड्रिन सीधे स्वान सांचे पे ही इल्जाम लगा देती है कि ड्रैगन रीबॉर्न को भगाने में इसी का हाथ है, मगर स्वान सांचे ऐसी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं थी। वो सीधे नाइनीव को गवाह के तौर पे पेश करती है, जिससे लिएंड्रिन का भांडा यहीं फूट जाता है। तो अब सच सबके सामने आ चुका था कि लिएंड्रिन डार्क फ्रेंड है। जिसके बाद बिना कोई टाइम गंवाए लिएंड्रिन टावर में मौजूद अंडरकवर डार्क फ्रेंड्स के साथ मिलके वहाँ पे अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे मौजूद काफी लोग अपना जान गंवा देते हैं। जिसके बाद टावर से भागते हुए ब्लैक आजा के मेंबर्स ने टावर में रखे हुए कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट चुरा लिए। जिसके बाद लिएंड्रिन अपने पूरे ब्लैक आजा के साथ टावर से निकल के भाग रही होती है। तभी इनके सामने अलाना और उसके दोनों वार्डर्स आके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उनके बीच एक तगड़ी मैजिकल फाइट हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद लिएंड्रिन अलाना के एक वार्डर को मार देती है। इधर सिचुएशन की गहराई को देखते हुए स्वान सांचे भी टावर से बाहर आ जाती है, जिस पर ब्लैक आजा के दो मेंबर्स अटैक कर देते हैं। तो वो दोनों ब्लैक आजा के मेंबर ऑलमोस्ट स्वान को मार ही देते, वो तो भला मॉरिन का जो कि टाइम पे आकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें नाइनीव को दिखाया जाता है, जो कि इतने इंटेंस सिचुएशन में भी अपने पावर्स को चैनल नहीं कर पा रही होती। जिसके बाद समय रहते लैन वहाँ पे पहुंचकर नाइनीव को बचा लेता है। तो एक लंबे चले फाइट के बाद ये सारे यार दोस्त एक बार फिर से इकट्ठा हो चुके थे। तभी वहाँ पे मॉरिन रैंड को बताती है कि इन्हें जल्द से जल्द टीयर जाके स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडोर लेना होगा, और ये स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडोर आगे चल के रैंड की मदद करेगी फॉरसेकन को हराने में। तो इस मीटिंग के कुछ देर बाद लैंडफेयर भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि मॉरिन से कहती है कि वो रैंड की मदद कर सकती है उसे टीयर पहुँचाने में। यहाँ पे मॉरिन को अच्छे से पता था कि लैंडफेयर पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा था कि मॉरिन और लैंडफेयर दोनों की मंजिल एक है। और लैंडफेयर को तो ये पहले से ही पता था कि रैंड को जल्द से जल्द अपने आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए टीयर जाके स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडोर को हासिल करना ही होगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच डील होती है कि लैंडफेयर रैंड के दोस्तों के सपने में जाके उन्हें डराएगी, ताकि रैंड को ऐसा लगे कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जान खतरे में है, और ये चीज काफी होगा रैंड के टीयर के लिए रेडी होने में। इधर स्वान नाइनीव और इग्वेन को लेक्चर दे रही होती है कि तुम्हें व्हाइट टावर में रह के आगे आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि कभी न कभी रैंड वन पावर के इन्फ्लुएंस में करप्ट हो ही जाएगा, और तब उसका सामना करने के लिए व्हाइट टावर को इग्वेन और नाइनीव जैसे पावरफुल आइस एडाइस की जरूरत पड़ेगी। इग्वेन एक शर्त पर स्वान की बात मानती है कि उसे अभी के अभी ट्रायल ऑफ आर्चेस कंप्लीट करनी है, ताकि जल्द से जल्द वो सरपेंट रिंग हासिल कर सके, और इस ट्रायल के लिए स्वान भी मान जाती है। जिसके बाद इग्वेन जैसे अपने ट्रायल में एंटर करती है, वो देखती है कि वो खुद एमरलिन सी बन चुकी है। इसके साथ ही रैंड अब पूरी तरीके से वन पावर से करप्ट होकर पेरेंट को मार चुका है। इसके साथ ही वो इग्वेन को अपने सामने झुकने के लिए कह रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि इग्वेन अपने आर्चेस को पार करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो आप लोगों में से जिसको नहीं पता, तो इस ट्रायल ऑफ आर्चेस के दौरान आइस एडाइस को एक ऐसी फेक रियलिटी का सामना करना पड़ता है, जो कि होता तो फेक है, लेकिन जब आइस एडाइस उससे बाहर निकलती है तब उन्हें ऐसा फील होता है कि ये सब चीजें उनके साथ हो चुकी है। जिसके बाद इग्वेन को सरपेंट रिंग मिल जाती है। इसके साथ ही वो स्वान से कहती है कि अब वो व्हाइट टावर से बाहर जा रही है। मतलब इग्वेन ने पूरी तरीके से स्वान का काट दिया, क्योंकि एक बार जब आइस एडाइस को सरपेंट रिंग मिल जाती है तो उसके बाद वो व्हाइट टावर के अंदर बाहर जा सकते हैं। साथ ही वो जाते जाते स्वान से कहती है कि वो अब वापस तभी आएगी जब रैंड का मिशन पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही उसकी वफादारी वन पावर से है, न कि स्वान सांचे से। इधर रैंड सीधे लोयल से मिलने आता है, ताकि वो ड्रैगन रीबॉर्न और टीयर के बीच के कनेक्शन को अच्छे से जान पाए। जिस पर लोयल रैंड को बताता है कि टीयर में एक स्टोन ऑफ टीयर नाम का एक फोर्ट्रेस है, और रैंड को अपना स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडोर उसी फोर्ट्रेस से मिलेगा। तो स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडोर एक तलवार की तरह तो दिखता है, मगर इसका काम तलवार से काफी ज्यादा अलग है। तो इस वेपन ऑफ कैलेंडोर का यूज करके ड्रैगन रीबॉर्न सेफ तरीके से वन पावर को चैनल कर सकता है। इसके साथ ही लोयल आगे बताता है कि रैंड टीयर अकेले नहीं बल्कि पीपल ऑफ ड्रैगन की आर्मी लेके जाएगा। जिसके बाद रात होते ही लैंडफेयर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने पे लग जाती है, और वो रैंड के दोस्तों पे एक कंट्रोल्ड अटैक करना शुरू कर देती है। मगर लैंडफेयर को जल्द ही पता चल जाता है कि उसका प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। तो लैंडफेयर के इस कंट्रोल्ड अटैक के दौरान मोगेडियन नाम के फॉरसेकन के द्वारा भेजे हुए ग्रे मैन ने नाइनीव पर एक ब्रूटल अटैक कर दिया। इधर हॉर्न ऑफ वॉलियर को बचाने के कारण मैट की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे बहुत ही ज्यादा हेलुसिनेशंस आने लगते थे। इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें अपने कानों में सुनाई देती थी, जिस वजह से नाइनीव जब मैट को हेल्प के लिए बुला रही होती है तब वो नाइनीव की आवाज नहीं सुन पाता। मगर तभी वहाँ पे लैंड पहुंचकर नाइनीव की जान बचा लेता है, और एट द एंड लकीली किसी की भी जान नहीं जाती। इधर वो ग्रे मैन वाली
वाली बात को सुन के लैंडफेयर अच्छी तरीके से समझ जाती है कि जरूर इनके आसपास ही वो मोकेटियन मौजूद होगा। तो सिचुएशन को देख के लैंडफेयर मॉरेन को समझाती है कि इन्हें जल्द से जल्द रैंड को टावरवेलोन से बाहर निकालना होगा। इधर रैंड अपने दोस्तों को खतरे में नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो मॉरेन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। इसके साथ ही फॉरसेकन वाले अटैक के बाद रैंड ने पेरेंट को अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए टू रिवर्स के गांव वापस भेज दिया और इनके जान बचाने के कारण ये दोनों आइल वॉरियर्स भी पेरेंट के साथ ही जाएंगे। दूसरी तरफ मैट डिसाइड करता है कि वो नाइनीव के साथ व्हाइट टावर में ही रुक के अपने दिमाग को ठीक करेगा। इधर एवियन एलियन को गुड बाय बोलने के साथ ही आइल प्रोफेसी के बारे में भी बताती है, जिसके बाद एलियन सीधे रैंड के पास जाके उसे इस आइल प्रोफेसी के बारे में बताती है और कन्विंस करते हैं कि उसे पहले आइल वेस्टलैंड में जाके अपनी आर्मी यानी पीपल ऑफ ड्रैगन की आर्मी प्रिपेयर करनी चाहिए और उसके बाद वो अपनी आर्मी के साथ टीयर जाके स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडर ले सकता है। तो जिसके बाद वो लोग निकलने ही वाले होते हैं कि इतने में रैंड मॉरेन को प्लान चेंज के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो डायरेक्ट टीयर ना जाके पहले आइल वेस्टलैंड की तरफ जाएंगे और इस ट्रैवल में रैंड, मॉरेन और लैंड के साथ साथ इग्वेन और एवियन दा भी शामिल होंगे। जिसके बाद वो सब के सब आइल वेस्टलैंड की तरफ निकल जाते हैं और इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि फॉरसेकन मोकेटियन ने जाचिन नाम के एक व्हाइट लोग को काफी ज्यादा टॉर्चर करके उसे एक ग्रे मैन बना दिया और देखा जाए तो ये ग्रे मैन मोकेटियन के हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और जिसके बाद यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत 20 साल पहले के एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि एंडोर की गद्दी को लेके वहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो गया था और उस वक्त एंडोर की महारानी मॉर्गेस ने अपने सारे दुश्मन लीडर्स को हार मानने के बावजूद भरी सभा में एक एक करके मरवा दिया। मॉर्गेस अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ा गया तो ये आगे चल के एंडोर की गद्दी के लिए बागी बन ही जाएंगे और मॉर्गेस को ऐसा करने के लिए एलियट या सडाई, जो की व्हाइट टावर की रेड हाउस से बिलोंग करती है, उसने कहा होता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मॉर्गेस अपनी बेटी के किडनैपिंग की खबर सुनते ही फौरन व्हाइट टावर पहुंच जाती है। वो हमें तो ये बताना भूल ही गया कि एलन मॉर्गेस की ही बेटी है। तो मॉर्गेस अपने पूरे फैमिली को लेकर व्हाइट टावर में आ चुकी थी, जो कि उस वक्त काफी गुस्से में होती है, मगर स्वान सांची उसे अकेले में बात करने के लिए मना लेती है। इधर एलियन अपनी माँ से मिलने से पहले अपने भाइयों से मिलने चली जाती है, जहाँ पे एलियन को इसके भाइयों ने बताया कि यहाँ पर क्वीन मॉर्गेस उसे एंडोर वापस ले जाने के लिए आई है, क्योंकि मॉर्गेस नहीं चाहती कि एंडोर की होने वाली महारानी लगातार ऐसे मुसीबतों में फंसते रहे। जिसके बाद मॉर्गेस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। साथ ही साथ उसके काफी जिद करने के बाद भी एलियन उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि यार अगर मॉर्गेस को व्हाइट टावर में हुए ब्लैक आसास के अटैक के बारे में पता चल जाता तो मॉर्गेस उसे हाथों हाथ ही एंडोर वापस ले जाती। लेकिन यहाँ पे एलियन के बात करने के तरीके से मॉर्गेस समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही मॉर्गेस को ये भी लग रहा था कि यहाँ हुए कॉन्फ्लिक्ट में किसी न किसी तरीके से डार्क फ्रेंड्स का हाथ है। तो मॉर्गेस की सलाहकार लेडर सजाए बताती है कि टावर की मरम्मत को देख कैसा लग रहा है कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ बड़ा कांड हुआ है। और ये बात सुन के मॉर्गेस का शक यकीन में बदल जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि स्वान ने एलियन और नाइनीव को ब्लैक आसा के मेंबर को ढूंढने का काम दिया है। इधर एलियन नाइनीव को बताती है कि मॉर्गेस उसे जल्द से जल्द एंडोर वापस ले जाना चाहती है, मगर एलियन व्हाइट टावर में ही रहना चाहती थी ताकि वो यहाँ रुक के इन लोगों की मदद कर सके। तो इसके थोड़ी देर बाद एलियन अपनी माँ के रूम में जाती है, जहाँ पे उसे उसका ताज दिखाई देता है। तब वो अपनी माँ के ताज को अपने सर पे रख के ट्राई करने लगती है, मगर तभी वहाँ पे गैब्रियल आ पहुँचता है और उसे बताता है कि एंडोर में अभी काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर वापस से क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए और तुम्हें एंडोर वापस जाना है या यहीं रुकना है ये तुम्हें खुद ही डिसाइड करना चाहिए। और फिर क्या था, एलियन अपनी माँ से कहती है कि वो एंडोर वापस नहीं जाना चाहती, वो व्हाइट टावर में ही रुक के अपनी आइस सदाई की ट्रेनिंग पूरा करना चाहती है। और अपनी बेटी को इस तरीके से अपना स्टैंड लेते हुए देख के मॉर्गेस उससे काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो व्हाइट टावर के काउंसिल के सामने अपना शर्त रखती है कि वो एलियन के बिना ही एंडोर वापस जा रही है, मगर यहाँ पे एलियन की सिक्योरिटी के लिए उसके दोनों भाई इसके साथ साथ एलिजा सडाई भी इसी टावर में रहेंगे और व्हाइट टावर काउंसिल को भी इससे कोई ऐतराज नहीं होता। दूसरी तरफ आए अगर आइल वेस्टलैंड में, तो यहाँ पर रैंड लैंड के साथ रह के तलवारबाजी सीख रहा होता है, मगर यहाँ पे एवेंट और मॉरेन को समझ नहीं आ रहा होता यहाँ के कार्बन पावर चैनलर होने के बावजूद इसे तलवारबाजी क्यों सीखनी है। मगर तभी एवेंट आइल प्रोफेसी के बारे में बताती है, जिसके अकॉर्डिंग ड्रैगन रिबोर्न आइल वासियों को पहले तो बचाएगा, उसके बाद खुद ही बर्बाद कर देगा। लगता है आइल प्रोफेसी लिखने वाले सलमान खान के फैन है, मतलब मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इसके बाद अगर एक वेन पे आए तो हर रात उसे पिछले सीजन वाले ट्रॉमेटिक नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, और यही नहीं, रैंड के करीब आते ही उसके ट्रॉमेटिक नाइटमेयर्स वापस से ट्रिगर हो जाया करते थे। तो उस रात भी ठीक ऐसा ही होता है, उसे एक बार फिर से वही डरावने सपने आने लगते हैं, मगर उसके बाद वो सपनों की दुनिया में ट्रैवल करके किसी आइल वेस्टलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ पे एक आइल वासी उसे बोल रही होती है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। इधर लैंडफेयर के पास ड्रीम ट्रैवलिंग की पावर्स थी, जिस वजह से वो हर रात रैंक के सपनों में आकर
उससे मिला करती थी। तो रैंड के सपनों में आते ही लैंडफेयर उसे बताती है कि उसे ग्वेन से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। साथ ही साथ वो फोर्सेकन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडर हासिल करना चाहिए। तो जिसके बाद हमें पता चलता है कि इग्वेन के उस डरावने सपनों की वजह असल में लैंडफेयर है। जिसके बाद इग्वेन नींद से जाग जाती है और अपने सपनों के बारे में रैंड को बताती है। तो सुबह होते ही रैंड मॉरिन को बता रहा होता है कि वो जैसे ही वन पावर को चैनल करता है उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनने की भूख लगती है, मगर उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये भी चल रहा होता है कि ज्यादा पावर की भूख असल में गलत है और रैंड के इस बात को मॉरिन भी सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ पेरेन और उसकी टीम नोएल की मदद से फेकेट से होते हुए टू रिवर्स विलेज पहुंच जाते हैं। तो उस गेट से निकलते ही पेरेन महसूस कर लेता है कि इस दरवाजे से 2 लोग पहले भी गुजर चुके हैं। जिसके बाद वो लोग विलेज में पहुंचते हैं, जहाँ पे पेरेन की मुलाकात इग्वेन की माँ यानी मेरिन से होती है, जहाँ पे वो पेरेन को चेतावनी देती है कि उस फार्म वाले इंसिडेंट के बाद इस गाँव में सब कुछ बदल चुका है। इसके साथ ही पेरेन को ढूंढते ढूंढते व्हाइट लॉक के लोग टू रिवर्स तक भी पहुंच चुके हैं। तो व्हाइट लॉक के लोगों को देखते ही मेरिन इन लोगों को एक घर में छुपा देती है और वहाँ जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि वहाँ ऑलरेडी आइसडाई एलाना और उसका वार्डर पनाह ले रहे थे। तो इसका मतलब पेरेन ने जिसे महसूस किया था वो असल में एलाना और उसका वार्डर था। आगे हमें पता चलता है कि इस गांव को व्हाइट लॉक के लोग प्रोलॉक से प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पेरेन के सर पे भर भर के इनाम रखा हुआ था, तो जिसका मतलब क्लियर है कि पेरेन का टू रिवर्स में रहना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद कहानी व्हाइट टावर में शिफ्ट होती है, जहाँ पे आइसडाइस मैट का इलाज करने में लगे थे, मगर सबने एक एक करके अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो मैट को ठीक नहीं कर सकते। इधर मैट की हालत समय के साथ काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ आया करमेन पे तो उसने एक विजन देखा था, जिसके अकॉर्डिंग व्हाइट टावर्स में एक बार फिर से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं जिसमें कई आइसडाइस की जान जाने वाली है। तो वहाँ से निकलकर मिन सीधे मैट से मिलने आती है, जहाँ पे वो उसे धोखा देने के लिए सॉरी बोलती है, मगर मैट उसे आसानी से माफ करने वालों में से नहीं था। तो माफी मांगना तो एक बहाना था, असल में मिन यहाँ पे मैट को बुलाने आई थी ताकि वो स्वान से मिल सके। जिसके बाद मैट सीधे स्वान से मिलने जाता है, जहाँ पे स्वान उससे कहती है कि उसका हर जगह हॉर्न ऑफ वलेर को लेके घूमना किसी दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। वो आगे ये भी बताती है कि कोई भी मैट को मारकर उस हॉर्न ऑफ वलेर का अगला हकदार बन सकता है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें इस हॉर्न ऑफ वलेर को मेरे पास छोड़ देना चाहिए, जिससे ये हॉर्न ऑफ वलेर भी सेफ रहेगा और तुम भी। दूसरी तरफ रैंड और उसकी टीम जैसे ही आइल वेस्टलैंड के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे कुछ आइलवासी इनका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। तो जिन्हें देखने के बाद इग्वेन रैंड को बताती है कि ये आइल वुमेन वही शख्स है जो कि पिछले रात उसके सपनों में आई थी। जिसके बाद वो लेडी आइल प्रोफेसी को दोहराते हुए कहती है कि काराकान यानी ड्रैगन रीबॉर्न इनके बीच आकर इन्हें बचाएगा, साथ ही साथ इन्हें डिस्ट्रॉय भी करेगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैंडफेयर ने फोर्सेकन की एक मीटिंग बुलाई है, और जहां पे हमें देखने को मिलता है कि क्वीन मोर्गेस का बॉयफ्रेंड भी फोर्सेकन का पार्ट है और जिसका असली नाम रावन होता है। तो जिसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि क्वीन मोर्गेस का ये बॉयफ्रेंड वो इसका 10 साल पुराना लवर नहीं है। वो तो बस अपने पावर्स का यूज करके अपने आसपास के लोगों को ये यकीन दिला देता है कि वो लोग तो लॉर्ड गैब्रियल को बहुत पहले से जानते हैं। तो जिसके बाद मीटिंग में लैंडफेयर इन दोनों को बताती है कि अब इसे मिल के मरने के बाद हमें ही डार्कवन के असली प्लान को आगे बढ़ाना होगा, जिसके लिए इन्हें किसी भी हालत में मॉर्गेडियन को रोकना होगा। जिसके बाद ये मीटिंग यही एंड हो जाती है और रेवन की मुलाकात सीधे मॉर्गेडियन से होती है। तब मॉर्गेडियन रेवन को बताती है कि असल में लैंडफेयर इनको धोखा दे रही है। जिसके बाद बात करें अगर व्हाइट टावर की, तो जॉन के कहने पर नानी और एलेन ब्लैक आसा के 2 मेंबर जो कि अब व्हाइट टावर के कैद में थे उनसे पूछताछ करने जाते हैं, मगर वो दोनों जल्द ही समझ जाते हैं कि इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद ये दोनों लियांड्रिन के रूम की तलाशी ले रहे होते हैं, तब इन्हें उसके बेड के नीचे एक अजीब सा पैटर्न बना मिलता है, जिसके बारे में अच्छे से पता लगाने पर इन्हें पता चलता है कि ये पैटर्न असल में टांचिको कल्चर से बिलोंग करता है। जिसके बाद इन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है कि लियांड्रिन जरूर अपने होम टाउन यानी टांचिको ही गई होगी। तो इनकी खोजबीन के दौरान इन्हें पता चलता है कि व्हाइट टावर से एक और एंशिएंट चीज गायब है। यहाँ पे नाइनीव को ऐसा लग रहा था कि लियांड्रिन इस ब्रेसलेट का मैचिंग कॉलर ढूंढ के किसी आइसडाइस को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रही है, और ठीक उसी मोमेंट के बाद एक ग्रे मैन उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसमें ये दोनों पाल पाल बचते हैं। मगर तभी वहाँ पे वेरेन सटाई पहुंच जाती है। यहाँ पर नाइनीव और एलियन ये देख के सरप्राइज थे कि वेरेन जब अंदर आ रही थी तब उसने ग्रे मैन को देखा और बिना कुछ रिएक्ट के इनसे बात करने लगी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो जिसके बाद नाइनीव और एलियन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों व्हाइट टावर छोड़ के सीधे टांचिको के लिए निकल जाएंगे। इधर इलाइडा सटाई अच्छे से जानती थी कि सोहन ने मिन को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, मगर यहाँ पे इलाइडा मिन से कहती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वो सोहन को ना ही बताए तो अच्छा है। यहाँ पर इलाइडा का असली प्लान रेड आसा के मेंबर्स को
इकट्ठा करके रैंडल थॉर को रोकने का था। इसके साथ ही यहाँ पे इलाइडा मीन को बताती है कि वो भी उसी की जैसी एक सीयर है। सीयर मतलब फ्यूचर देखने वाली। तभी इलाइडा मीन को बताती है कि उसने अपने विजन्स में देखा है कि रेड हाउस के मेंबर्स जल्द ही वोटिंग करके स्वान को लीडर के पद से हटाने वाले हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रेड हाउस के मेंबर चाहते हैं कि आइस एंड आइस अपने ओरिजिनल मिशन यानी ड्रैगन रिबॉर्न को रोकने के काम में वापस लग जाए, और अपनी इस बात को रेड हाउस के लीडर के सामने भी रखती है। मगर रेड हाउस के लीडर को ये चीज पसंद नहीं आती, जिस वजह से इलाइडा स्वान को इस तरीके से मैनिपुलेट करती है कि स्वान रेड हाउस के मेंबर को दुनिया भर के अलग अलग कोने में फॉल्स ड्रैगन रिबॉर्न को सप्रेस करने के लिए भेज देती है, जिससे इलाइडा का रास्ता अब क्लियर हो चुका था रेड हाउस के मेंबर्स को मैनिपुलेट करने का। बात करें अगर आइल वेस्टलैंड्स की, तो वो आइल वुमन इग्वेन को बताती है कि तुम्हारे पास भी ड्रीम वॉकिंग के पावर्स हैं, बस तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। और जिसके बाद ये लोग जब रास्ते में होते हैं तब इन्हें कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, और यहाँ पर बॉडीज के घावों को देख के ऐसा लग रहा था कि इन्हें तलवारों से मारा गया है। मगर तभी हमें बताया जाता है कि इसके कल्चर में स्वॉर्ड यूज नहीं किया जाता। तो वहाँ पे मौजूद आइल वासियों को ऐसा लग रहा था कि ये काम जरूर ही साइडो ग्रुप का है। साइडो ग्रुप यानी बागी आइल वासी, जिस पर इनका कहना होता है कि अगर साइडो आसपास है तो इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो जिसके बाद रात होते ही लैंडफेयर एक बार फिर से रैंड के सपने में आती है और उसे बताती है कि रैंड जैसे ही डाकवन को मार देगा वो भी अपने डाकूल से फ्री हो जाएगी, जिसके बाद वो और रैंड हंसी खुशी अपना लाइफ बिता सकते हैं। दूसरी तरफ ऑयल लेडी सबको बताती है कि ये लोग रैंड को लेके रूहिडियन सिटी जा रहे हैं, और उस सिटी के बारे में कहा जाता है कि वो बादलों से घिरा है। उधर टू रिवर्स में अलाना पेरेंट को बताती है कि उसने अपने बॉर्डर इवॉन की याद में उसकी राख अपने चेहरे पे लगाई है। इधर फॉर्म वाले इंसिडेंट्स के बाद टू रिवर्स में व्हाइट क्लब के लोग काफी आते जाते रहते हैं, जिन्हें देख के पेरेंट अच्छे से समझ चुका था कि जो भी पेरेंट का साथ देगा उसके साथ ये लोग क्या हाल करेंगे। जिस पर पेरेंट सबसे पहले डिसाइड करता है कि वो अपने आप को व्हाइट क्लब्स के हवाले कर देगा। मगर गांव वालों के इकट्ठा होने के बाद वो उन्हें मोटिवेट कर देता है कि ये सब मिलके ट्रोलॉक्स का सामना कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो इन्हें ट्रोलॉक्स से बचने के लिए व्हाइट क्लब्स पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ आए अगर लियांड्रिन पे, तो वो टांची को जैसे ही पहुंचती है वो देखते हैं कि अभी भी वो चाइल्ड मैरिजेस वाले किस्से इधर हकीकत हो रहे हैं। लियांड्रिन इस चीज का दुख अच्छे से समझती थी, क्योंकि उसकी खुद की भी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर जो शादी हो रही थी तो उस शादी में मौजूद वो बूढ़ा दूल्हा लियांड्रिन के हत्थे चढ़ जाता है। इसके साथ ही वहाँ पे मौजूद अदर ब्लैक आजास बाकी बारातियों का भी सफाया कर देते हैं। मामला ठंडा होते ही लियांड्रिन ब्लैक आजास के साथ मीटिंग करती है, जिसमें वो रिवील करती है कि ये लोग जो एंशिएंट ब्रेसलेट व्हाइट टावर से चुरा के लाए हैं वो असल में बी चैनलर्स को सप्रेस करने के काम आता है। इसका मतलब साफ है कि लियांड्रिन मैचिंग कॉलर ढूंढ के ड्रैगन रीबॉर्न को पकड़ना चाहती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉर्गेडियन अपना भेष बदल के वहाँ पे इनकी बात सुन रही होती है। तो दूसरी तरफ व्हाइट टावर में बेन जैसे ही मैट से बात कर रही होती है उसे विजन्स आता है कि मैट अपने आप को फांसी में लटका के मार देगा। तो बेन को ऐसा बिहेव करते हुए देख के मैट उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा ये मुझे बिल्कुल मत बताना। और तभी लेन के दोनों भाई मैट को एक बैटल के लिए चैलेंज करने लग जाते हैं, जिस पर मैट भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को धूल चटा देता है। तो जिसके बाद फिर क्या था, नाइन्यू टांची को जाने वाले इस मिशन में मैट को भी शामिल कर लेती है, और टांची को के लिए निकलने से पहले इन तीनों को नहीं पता था कि मेन भी इनके पीछे पीछे आ रही है। जिसके बाद यहाँ यह एपिसोड 3 एंड हो जाता है। जिसके बाद एपिसोड 4 की शुरुआत में रैंड और मोरिन को पता चलता है कि या तो ये दोनों रूइडियन जाके टेस्ट पूरा करे या फिर यहीं मारे जाए। मगर इधर हमें पता चलता है कि रैंड तो रूइडियन जाने के लिए पहले से तैयार बैठा है, और फिर क्या था, मोरिन भी रेडी हो जाती है रूइडियन के लिए। इधर रूइडियन के लिए निकलने से पहले रैंड ने मोरिन से वादा करने को कहा कि वो उसके मिशन के बीच नहीं आएगी। इधर वॉइस वन एविएंडर से भी कहती है कि तुम्हें भी रैंड के साथ रूइडियन जाके वॉइस वन बनने की चुनौती पार करनी चाहिए। सुबह होते ही ये लोग रूइडियन की तरफ निकल पड़ते हैं, और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि वहां पे कुछ साइडो मेंबर्स भी मौजूद थे, मगर रूइडियन जैसी जगह के करीब होने के कारण दोनों ही ग्रुप के लोग इस फाइट को अवॉइड करते हैं। जिसके बाद रैंड ने वॉइस वन से रूइडियन में एंटर करने की परमिशन मांगी, और रैंड को ये परमिशन मिल भी जाता है। जिसके बाद मोरेन ने भी वॉइस वन से रूइडियन में एंटर करने की परमिशन मांगी, जिस पर उसको भी परमिशन मिल गया। मगर उसे साथ में वार्निंग भी दी गई कि रूइडियन के अंदर टेस्ट के दौरान मोरेन को आने वाले अपने फ्यूचर की कई हजारों विजन्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो थी मोरेन की बात, वही ठीक इसका उल्टा रैंड के साथ होने वाला था। यहाँ रैंड को अपने पूर्वजों की मेमोरीज रिलीव करनी पड़ेगी, और उसे पता चलेगा कि आखिरकार क्यों आइल्स को ओथ ब्रेकर का नाम दिया गया। तो रूइडियन में एंटर करते ही रैंड और मोरेन की नजर ट्री ऑफ लाइफ पे पड़ती है। जिसके बाद मोरेन रैंड को आइल वॉर के पीछे की असली सच्चाई बताने लग जाती है, जिसमें मोरेन कहती है कि इसी पेड़ से निकला हुआ एक छोटा सा सैपलिंग आइल्स ने मोरेन की फैमिली को दिया था, मगर मोरेन के अंकल ने उस दूसरे ट्री ऑफ लाइफ को काट कर अपने लिए एक थ्रोन बनवा लिया। और ये खबर मिलते ही
ये पूरे के पूरे आदिवासी मोरेन के अंकल को मारने चले आए, जिसके बाद उनके बीच चली लड़ाई में आइस ने मोरेन के अंकल को मार दिया। तो आपको सीजन 1 में दिखाई गई वो लड़ाई तो याद ही होगा, जिसमें एक आइल लेडी बच्चे को जन्म देती है। तो वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि रैंड था। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं, मगर मोरेन वहाँ से जाने से पहले उस पेड़ से एक अजीब सा और निकाल लेती है। जिसके बाद रैंड उस मेमोरी जंगल में जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जाता है, उसे अपने पूर्वजों के विजन्स आने लगते हैं। सबसे पहले उसे अपने ही पापा के विजन्स आते हैं, जिसमें हमने देखा कि रैंड के फादर ही वो शख्स थे जिसने मोरेन के अंकल को मारा था। बट इसी फाइट के दौरान रैंड की माँ उसे जन्म देते हुए मारी जाती है, और अभी तक लग रहा था कि केवल रैंड की माँ ही आइल है, मगर यहाँ से क्लियर हो गया कि रैंड का बाप भी एक आइल ही था। तो रैंड ने अपने सबसे आखिरी विजन में अपने पूर्वज सान को देखा, और ये दुनिया ब्रेकिंग से पहले की दुनिया थी, और इस वक्त के ह्यूमंस काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे। तो सान दूर से सामने खड़े लोगों को खेती करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर सान का भी मन करता है कि वो नीचे जाके उनकी मदद करे, मगर तभी वहाँ पे मेरिन सेडाई आ जाती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो लैंडफेयर है। तो मेरिन यहाँ पर सैन को बताती है कि उसे एक ऐसे सोर्स के बारे में पता चला है जिससे वो लोग ट्रू वन पावर को चैनल कर सकते हैं। जिसके बाद चैन खेती कर रहे उन लोगों को ज्वाइन करके उनके साथ उनके काम में हाथ बटाने लग जाता है, और चैन के नीचे जाते ही कुछ देर बाद वो उड़ने वाला गोला नीचे आके क्रैश हो जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेरिन सेडाई ने अपने ट्रू वन पावर को ढूंढने के चक्कर में असल में डार्क वन की प्रिजन ढूंढ ली। यानी इस टाइम पे ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए मेन जिम्मेदार असल में मेरिन सेडाई यानी लैंडफेयर थी। तो ब्रेकिंग के बाद डार्क वन को एक बार फिर से कैद करने के चक्कर में डार्क वन ने वन पावर को टच करके सारे मेल चैनलर्स को करप्ट कर दिया, और यही वो टाइम था जिसके बाद से सारे मेल चैनलर्स वन पावर को चैनल करते ही पगला जाते थे। जिसके बाद रैंड अपने आगे के विजन्स में देखता है कि ब्रेकिंग के इवेंट के बाद पूरे दुनिया भर में आइस सेडाई ढूंढ ढूंढ कर करप्ट चैनलर्स को ठिकाने लगाते जा रहे थे। तभी उस टाइम के आइस सेडाई ने रैंड के पूर्वज रोड्रिक को बुला के उसे ये सफेद ऑर्ब थमाया, और ऐसा ही ऑर्ब हमने मोरेन को उस पेड़ से निकालते हुए देखा है। जिसके बाद उस आइस सेडाई ने सारे आइल वासियों को शपथ दिलाया कि वो इस ऑर्ब को पीस ऑफरिंग का सिंबल बनाकर अमन और शांति के रास्ते पर चले। तो रोड्रिक उस ऑर्ब को एक पेड़ के अंदर रख देता है और इस वे ऑफ लीफ के एम को पूरा करने निकल जाता है। इनका मेन प्लान था कि कहीं पर जाकर ये लोग उस ट्री को बो देंगे और वहाँ पे एक पीसफुल सिटी बसाएंगे। इनिशियली इनका प्लान तो यही था, मगर रैंड अपने आगे के विजन्स में देखता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया आइस अपने मेन मकसद को भूलने लगे। जिसके बाद वो अपने एक और पूर्वज के विजन में देखता है कि उसने अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में हथियार उठाकर किसी को मार दिया, और ये चीज वे ऑफ लीफ के सख्त खिलाफ था। और ये मेन रीजन होता है कि रैंड के उस पूर्वज को आइस ने अपने कबीले से बाहर निकाल दिया, और इस तरीके से बहुत सारे आइस बागी तो बनते चले ही गए, साथ ही साथ लेटर सेडाई के दी हुई उस शपथ को भी भूलते चले गए। और यही रीजन होता है कि इस शपथ को तोड़ने के कारण आइस को ओथ ब्रेकर्स का भी नाम दिया गया। जिसके बाद रैंड के कुछ पूर्वजों ने इस ऑर्ब को बो के रूइडियन शहर तो बसा दिया, बट वो लोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव यानी वे ऑफ लीफ को फॉलो करने में फेल हो गए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे वापस आती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस टेस्ट को पूरा करने पर पार्टिसिपेंट के एक हाथ पे अजीब तरह के मार्क्स बनते हैं, मगर अल प्रोफेसी के हिसाब से जब कैराकान इस टेस्ट को पास करेगा तब उसके दोनों हाथों पे वो सिंबल्स बन जाएंगे। और रैंड के साथ भी ऐसा ही होता है, उसके दोनों हाथों में वो सिंबल्स बन चुके थे। और अपने टेस्ट को पास करने के बाद जब रैंड को होश आता है तब वो मोरेन और एबियंडा को ढूंढने चला जाता है। इधर एबियंडा और मोरेन दोनों ही इस 3 रिंग वाले टेस्ट में अटके हुए थे। तो इस टेस्ट में मोरेन लगातार अपने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे विजन्स देख रही होती है। तो इन सारे विजन्स को देखने के बाद मोरेन एक चीज तो समझ चुकी थी, लास्ट बैटल के आते आते या तो मोरेन जिंदा रहेगी या फिर रैंड, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर वाले विजन्स में देख लिया था जिस फ्यूचर में मोरेन जिंदा बच जाती है उसमें रैंड मर जाता है, और जिसमें रैंड बच जाता है उसमें मोरेन मर जाती है। और देखना ये इंटरेस्टिंग था कि जिस भी फ्यूचर में मोरेन मर रही थी उसमें उसे लैंडफेयर ही मार रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एविंडा अपने टेस्ट को पूरा करके उस रिंग से बाहर चली आती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात रैंड से होती है। जिसके बाद एविंडा रैंड के दोनों हाथों पे बने उस मार्क को देख के समझ जाती है कि यही हमारा काराकान है, और यहाँ पर रैंड भी अपनी पुरानी हरकतों के लिए एविंडा से माफी मांगता है। एट द एंड रैंड बेहोश हुई मोरेन को उठा के रूइडियन से बाहर निकालता है। जिसके बाद यहाँ पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत मोरेन के साथ होती है, जो कि रूइडियन से लाए उस सांग्रियाल के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, और उस सांग्रियाल की मदद से मोरेन की चैनलिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जिसके बाद उसने अपने रूइडियन में देखे हुए फ्यूचर के बारे में लैंड को बताया, जिसके अकॉर्डिंग अगर लास्ट बैटल तक रैंड को जिंदा रहना है तो उसके लिए मोरेन का मरना जरूरी है। इधर टेस्ट को पूरा करने पर आइस रैंड को ओल्ड रॉक स्कूल लेके जाते हैं, और इस जगह पे आइस का पूरा कबीला रहा करता है। इधर साइडो ने रैंड को काराकान मानने से इनकार कर दिया होता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रैंड
ग्रैंड आइल नहीं है। तभी वहीं खड़ी वॉइस वन इग्वेन को बताती है कि बाकी क्लैंस के वॉइस वन मिलके डिसाइड करेंगे कि रैंड असली कैरेक्टर है या नहीं। तो फिर दोनों हाथ में बने उस सिंबल्स और रूविडियन का टेस्ट क्या झक मारने के लिए था। जिसके बाद वॉइस वन एविएंटर से कहती है कि उसे फटाफट रैंड को आइस के तौर तरीके सिखाना होगा, और इतना कहते ही वो इग्वेन को अपने साथ ड्रीम वॉकिंग की प्रैक्टिस कराने ले गई। इधर व्हाइट टावर में इलाइडा सडाइव स्वान से कह रही होती है कि वो जल्द ही व्हाइट टावर में वोटिंग करा के स्वान को उसकी पोजीशन से हटा देगी। इसके साथ ही वहाँ के आइस सडाइव्स को ड्रैगन रिबॉर्न को कैप्चर करने के काम में भी लगा देगी। तो इतना सुनने के बाद स्वान समझ गई कि उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उसे जल्द से जल्द ही ऐसे इलाइडा के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वेरिन सडाई वहाँ पे पहुंच के इन्हें बताती है कि आमतौर पे ब्लैक आसा के मेंबर्स 3 के ग्रुप में काम करते हैं, और जिस दिन व्हाइट टावर पे वो अटैक हुआ था उस दिन ब्लैक आसा के 11 मेंबर्स मौजूद थे, मतलब उनमें से एक कम थी, जिसका मतलब अभी भी व्हाइट टावर में ब्लैक आसा की एक मेंबर छुपी हुई है। तो स्वान को पूरा शक होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इलाइडा सडाई ही है। जिसके बाद ये तीनों इलाइडा का असली सच सबके सामने लाने के लिए इन तीनों ने जाल बिछा के उसे उस जगह भेजने का प्लान किया जहाँ पे 2 ब्लैक आसा के मेंबर्स कैद थे। जिसके बाद अगर टू रिवर्स के विलेज पे आए तो व्हाइट क्लोज के लोगों ने पेरेंट की माँ और उसकी दोनों बहनों को किडनैप कर लिया होता है। तभी बेन और चेयर टू रिवर्स वापस लौट के बताते हैं कि उन्होंने व्हाइट क्लॉक के हाइड आउट का पता लगा लिया है। अब वो रात को जाके पेरेंट की माँ और उसकी बहनों को छुड़ा सकते हैं। इधर ड्रीम वॉकिंग की ट्रेनिंग से पहले वॉइस वन इग्वेन को इस वर्ल्ड के खतरे के बारे में बताती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर सपनों की दुनिया में कुछ होता है वो रियल लाइफ में भी अप्लाई हो जाती है। जैसे कि आप सपनों की दुनिया में मर जाते हैं, मतलब रियल लाइफ में भी आपका खेल खत्म। और यही रीजन है कि इग्वेन को सपनों में लगे जख्म उसकी बाहर वाली बॉडी पे भी दिखाई देते हैं। वॉइस वन आगे बताते हैं कि इग्वेन अपनी थॉट को कंट्रोल करके इस ड्रीम वर्ल्ड में किसी के भी सपने में जा सकती है। जिसके बाद अचानक से इग्वेन टार वेलॉन पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका सामना लैंडफेयर से होता है। जिसके बाद लैंडफेयर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर समय रहते इग्वेन वहाँ से बाहर निकल जाती है। और इग्वेन पे हुए इस हमले के बारे में सुन के वॉइस वन समझ जाते हैं इग्वेन पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक फोर्सेकन है। इधर स्वान का बिछाया हुआ जाल भी कामयाब रहता है। इधर व्हाइट टावर में इलाइडा दोनों कैदियों के पास जाके उनसे पूछताछ करने में लग गई, जहाँ पे उसको ब्लैक आसा के सारे मेंबर्स के नाम जानने थे। पहले तो वो दोनों कैदी इलाइडा को काफी हल्के में ले रहे थे, मगर इलाइडा गुस्से में आकर उनमें से एक को मार देती है। जिसके बाद वो दूसरे कैदी को ब्लैक आसा के छुपे हुए मेंबर का नाम पूछने के लिए टॉर्चर करने वाली होती है, और वो जैसे ही उसका नाम बताने ही वाली होती है कि तभी एक ग्रे मैन ने इन पर अटैक कर दिया। उस ग्रे मैन ने इलाइडा को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया, साथ ही साथ उस दूसरे कैदी की भी जान ले ली। मगर समय रहते वहाँ पे स्वान और ली पहुंच के इलाइडा को बचा लिया। और इस सिचुएशन को देख के स्वान समझ जाती है कि असल में इलाइडा तो ब्लैक आसा की मेंबर नहीं हो सकती। और इलाइडा भी इधर समझ चुकी थी कि स्वान ने जानबूझकर इलाइडा का टेस्ट लेने के लिए उसे इन कैदियों के पास भेजा था। इधर जब मैट इग्वेन और इलियन के साथ टांची को जा रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि मेन भी इनके पीछे पीछे आ चुकी है। तो यहाँ पर नाइनिव काफी ज्यादा सी सिकनेस से परेशान होती है, जिस वजह से वो ऊपर टेक पर जाती है, मगर उन्हें सी फॉक्स की तरफ से टेक पर आने के लिए मना किया गया था। जिसके बाद वो जैसे ही ऊपर जाते हैं वो देखते हैं कि सी फॉक्स भी वन पावर चैनल कर सकते हैं। और सी फॉक्स ने बहुत पहले से ये बात व्हाइट टावर से छुपा के रखी थी, क्योंकि सी फॉक्स को आइस अटाई बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वहाँ पे मौजूद नाइनिव, एलियन और मैट इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट लॉक के मेंबर डीन ने मैट की फैमिली से वादा किया कि अगर वो पेरेंट की असली लोकेशन बता देते हैं तो उन्हें सही सलामत जाने देगा। बट इसी दौरान हमें देखने को मिलता है कि मैट की एक सिस्टर ने वन पावर की मदद से डैन पे अटैक कर दिया। जिसके बाद अपनी बेटियों को बचाते हुए मैट की माँ ने ये इल्जाम अपने सर ले लिया, और ये सुनते ही डैन ने नेटी को ह्यूमन के हवाले कर दिया। और ये साला कमीना इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। तो रात हो चुकी थी, जिस वजह से पेरेंट की टीम ने वहाँ पे चुपके से मैट की फैमिली को छुड़ाने के लिए पहुंच चुके थे। और इस काम में अलाना सडाई वन पावर की मदद से वहाँ पे कोहरा बना के इनके छुपने में मदद करेगी। और इनका प्लान होता है कि इसी की मदद से ये लोग मैट की फैमिली को बचा लेंगे। तो अलाना के बॉर्डर को यहाँ पे पूरा शक था कि अपने आसपास कोहरा देख के व्हाइट लॉक्स के मेंबर समझ जाएंगे कि आसपास जरूर कोई ना कोई चैंडर है। तो मैगजीन यहाँ पे अलाना को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, मगर अलाना उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे अपने बॉर्डर के बंधन से आजाद भी कर देती है। जिसके बाद मैगजीन अपने रास्ते चला जाता है और अलाना पेरिन और उसकी गैंग की मदद करने चली जाती है। और जाते जाते मैगजीन ने अलाना से वादा किया कि वो लियांड्रिन को ढूंढ के मार देगा। दूसरी तरफ कोहरे का फायदा उठा के पेरिन की गैंग ने मैट की दोनों बहनों को तो बचा लिया, बट इन्हें यहाँ आने में काफी देर हो चुकी थी। तब तक व्हाइट लॉक के मेंबर्स ने मैट की माँ को मार डाला, जिसके बाद पेरिन का सामना डेन से होता है। और पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड पे हुए इंसिडेंट के कारण अब डेन भी पेरिन के खिलाफ हो चुका था। आखिरकार पेरिन ने डेन के बाप को जो मारा था, और इस लड़ाई में पेरिन और डेन दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। इधर व्हाइट लॉक्स के मेंबर्स चैनलर को ढूंढते हुए अलाना पे एरो से अटैक कर देते हैं, और वो ऑलमोस्ट हार मानने ही वाली होती है कि मैगजीन वहाँ पे एक हीरो एंट्री लेके उसे बचा लेता है। और फिर क्या था, उसने अपने बॉर्डर के साथ में बॉन्ड को वापस से रीएस्टैब्लिश कर लिया। इधर इग्वेन अपनी ड्रीम वॉकिंग की प्रैक्टिस पूरा करने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट के वॉइस वन के रूम में सोने चली गई।
गई। रैंड इग्वेन को बाय बोलकर सपने को दुनिया में लैंडफेयर से गुचू बुचू करने चला गया। इधर शिप में मैट जैसे ही मिन के रूम में जाता है, उसे मिन के वो विजन के बारे में पता चलता है जिसमें मैट खुदकुशी करने वाला था या शायद करने वाला है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिन इसीलिए उनके पीछे पीछे आई थी ताकि वो मैट को खुदकुशी करने से रोक सके। तो मिन के इस शिप में होने की बात अब नाइनी और एलियन भी जान चुके थे, जिस पर मिन उन्हें कहती है कि वो पहले भी टांचिको जा चुकी है, मतलब मिन इनकी मदद कर सकती है टांचिको में लियांड्रिन को ढूंढने के लिए। इधर मैट ने भी नाइनी और एलियन को भरोसा दिला दिया कि वो मिन पे भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही टांचिको पहुंचते हैं, मिन उन्हें चेतावनी देती है कि यहाँ पे अपने काम से ही काम रखना सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही वो आगे ये भी कहती है कि ये जैसे रॉयल मेंबर के लिए ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक है। इधर सपने में रैंड लैंडफेयर को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि लैंडफेयर ने ही डार्क वन के उस प्रिजन को ढूंढा था। इधर मोरेन इग्वेन की हेल्प से सपनों की दुनिया में स्वान से मिलने चली गई। तो मोरेन ने यहाँ पे स्वान को बताया कि लास्ट बैटल में रैंड के जिंदा रहने के लिए व्हाइट टावर को उसके सामने झुकना होगा, इसके साथ ही मोरेन को मरना होगा। इधर मोरेन को सपनों की दुनिया में ड्रॉप करने के बाद इग्वेन अपने बाकी बचे हुए दोस्तों के सपने में चली जाती है और अपने बाकी दोस्तों के सपने को देखने के बाद जैसे ही वो रैंड के सपनों में आती है, तब वो देखती है कि रैंड लैंडफेयर के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था। और इग्वेन ये देख के काफी सरप्राइज होती है कि जो लेडी इसके सपनों में आकर इसे परेशान कर रही थी, उसने रैंड को फंसा दिया है। और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत 95 इयर्स पहले की एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हम देखते हैं कि लियांड्रिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। साथ ही साथ वो अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, मगर तभी उसका बूढ़ा पति वहां पे आ जाता है और वो उससे उस बच्चे को छीनना चाहता है क्योंकि वो इस बच्चे को मारना चाहता था। मगर तभी लियांड्रिन को आ जाता है गुस्सा और वो अपने वन पावर को चैनल करके वहाँ पर खड़े अपने बूढ़े पति और एक आदमी को मार देती है। जिसके बाद वो टांचिको की गलियों से होती हुई वहाँ वो लोगों से मदद मांग रही होती है, मगर उसकी मदद वहाँ पे कोई नहीं करता। जिसके बाद वो एक स्टैचू के नीचे आके बैठ जाती है और उसके बाद इसमेल वहाँ पे पहुंच के लियांड्रिन की मदद करता है। जिसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है, जहाँ पे लियांड्रिन सपना देख रही होती है कि वो इमरलिन सीट बन चुकी है। तभी उसके सपने में लैंडफेयर एंटर करती है और वो उसे धमकी देती है कि तुम्हारे ब्लैक आजा के मेंबर्स में से कोई एक रेवन के साथ मिलकर काम कर रहा है, जैसे तुम्हें ढूंढ के जल्द से जल्द खत्म कर रहा होगा। लियांड्रिन पहले तो लैंडफेयर को ट्रिक करने की कोशिश करती है, मगर उसके पावर्स को देखते हुए वो उसके सामने झुक जाती है। तो अब क्योंकि इसमेल मर चुका है, तो लियांड्रिन डिसाइड करती है कि अब ब्लैक आजा लैंडफेयर के लिए काम करेगी। जिसके बाद लियांड्रिन ब्लैक आजाज की एक मीटिंग बुलाती है, जहाँ पे वो उस स्टैचू के बारे में सबको बताती है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस आदमी को 2 आइसड आइस उस ब्रेसलेट और कॉलर की मदद से कंट्रोल कर रही होती है। जिसके बाद लियांड्रिन सबसे कहती है कि इनके पास एक ब्रेसलेट तो पहले ही मौजूद है, जिस वजह से दूसरा ब्रेसलेट हमें टांचिको में जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि ड्रैगन रिबॉर्न को जल्द से जल्द पकड़ के सप्रेस किया जा सके। लियांड्रिन यहाँ पे डेडलाइन देती है, तो सुबह होने तक इन्हें किसी भी हालत में ये सारी चीजें ढूंढनी होगी। एक बार फिर से बोकेडियन वहीं पे खड़ी होकर इन सब की बातें सुन रही होती है। तो जैसा देश वैसा भेस वाला आइडियोलॉजी को अपनाते हुए नाइनी और उसकी गैंग भी लियांड्रिन को ढूंढने के लिए टांचिको में निकल गई। तो बात करें अगर इग्वेन की, तो उसे वाइज वन बता रही होती है इस सपनों की दुनिया में लैंडफेयर को नहीं हराया जा सकता। इग्वेन अपने ही सपनों में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से अगर लैंडफेयर का सामना करना है तो उसे अपने ही सपनों में करना होगा। इधर लैंडफेयर मोरेन के सपनों में आती है, जो कि उसे एक बार फिर से याद दिलाती है कि इनके डील के मुताबिक मोरेन को किसी भी हालत में इग्वेन को रैंड से दूर रखना होगा। इधर रैंड भी आइस के तौर तरीके सीखने में लग गया होता है। तो बात करें अगर टू रिवर्स की, तो पिछले रात हुए इंसिडेंट्स की वजह से पेरिन और अलाना काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं। अब अलाना जो कि एक आइस हटाई है, वो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि वो पेरिन का इलाज नहीं कर पा रही थी। मगर टू रिवर्स के लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पेरिन फिन ट्रोलॉक्स की फौज के साथ इन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। जिसके बाद स्टोरी वापस से टांचिको में आती है, जहाँ पे मैट लियांड्रिन और ब्रेसलेट के बारे में पता करता हुआ सीधा जा मिलता है अपने पुराने दोस्त टॉम से। मगर यहाँ पे टॉम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता मैट से बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रोलॉक्स के अटैक के समय मैट इसे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग गया था। इधर इग्वेन वॉइस वन के साथ मिलके सपनों की दुनिया में अपनी ड्रीम वॉकिंग एबिलिटीज को टेस्ट कर रही होती है। मगर जैसे ही इग्वेन को लग रहा था कि वो पावरफुल होती जा रही है, इतने में एक बार फिर से लैंडफेयर उसके सपनों पे कब्जा कर लेती है। तो एक बार फिर से लैंडफेयर इग्वेन को सरप्राइज करते हुए उसे बताती है कि असल में रैंड को लैंडफेयर के बारे में सब कुछ पता है। इसके साथ ही वो आगे कहती है कि रैंड को तो ये तक भी पता है कि लैंडफेयर इग्वेन को सपनों में टॉर्चर करती है। जिसके बाद वॉइस वन इग्वेन को उसके सपनों से बाहर निकाल लेती है और बाहर निकलते ही उसे एक बार फिर से बताती है कि इग्वेन अपने सपनों में अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपने सपनों के अंदर लैंडफेयर को आसानी से हरा सकती है। इधर हमें देखने को मिलता है कि रैंड और मोरेन एक दूसरे के साथ अपने टूविडियन वाले एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, जिस पर रैंड मोरेन से कहता है कि उसे पता है कि मोरेन के पास एक सांग्रियाल है। और यहाँ पर मोरेन को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार उस सांग्रियाल की पोटेंशियल
का है। मोरिन तो इस सोच में डूबी थी कि उस सांग्रियाल से निकले हुए इमेंस वन पावर को वो कैसे कंट्रोल करेगी। तो जिस पर रैंड का कहना होता है कि कभी भी वन पावर के सामने झुककर अपना पूरा कंट्रोल वन पावर को नहीं देना, और रैंड भी इसी चीज को फॉलो करता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि रैंड एक बार फिर से करप्टेड वन पावर के इन्फ्लुएंस में आके कुछ देर के लिए जोन आउट हो जाता है। वो तो शुक्र है मोरिन का जो कि उसे समय रहते होश में ले आती है। इधर पेरेंट यूनिवर्स में पाए जाने वाले बहुत सारे जड़ी बूटियों की मदद से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी वहाँ पे मौजूद फैल बताती है कि उसकी माँ एक डार्क फ्रेंड थी और उसकी फैमिली में उसे भी कहा गया कि वो भी डार्क फ्रेंड बन जाए, मगर फैल वहाँ से भाग जाती है और होनो फलेर को ढूंढने में लग गई। और इधर दोनों ही एक दूसरे से अपनी लाइफ की इमोशनल स्टोरी डिस्कस करने लग जाते हैं, जिस पर पेरेंट ने भी उसे लाइला की स्टोरी बताई कि उसके खुद की वजह से ही उसकी बीवी लाइला की जान गई। इधर हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट क्लॉक्स के सामने कुछ और व्हाइट क्लॉक्स आते हैं, बट वेट अ सेकंड, यहाँ पे पैडन पेन भी एक व्हाइट क्लॉक का मेंबर है या फिर व्हाइट क्लॉक होने का एक्टिंग कर रहा है, जिसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दाल में कुछ न कुछ तो काला है। जिस पर पैडन पेन डेन से कहता है कि वो बहुत सारे ट्रोलॉग से लड़के यहाँ पे पहुंचा है। इधर मैट और टॉम भी एक दूसरे से अपनी स्टोरीज डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी टॉम की नजर एलेन पे पड़ती है, जो कि एलेन को देखते ही पहचान लेता है कि ये तो एंडोर की होने वाली राजकुमारी है। और इतने में हम देखते हैं कि टांचिको के एक लोकल आदमी ने भी एलेन को पहचान लिया, जिसके बाद एलेन की गर्दन पे उसने एक चाकू रख दी और उससे सच उगलवाने लगा। मगर टॉम ने वहाँ पे अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल दिखाते हुए मामले को सलटा लिया। तो सब जानते थे कि टॉम एक सिंगर है, जिस वजह से अब वो लोकल आदमी एलियन को गाना गाने के लिए कह देता है। और जिसके बाद वहाँ पे सब मिलके टांचिको के ऊपर गाना गाने लग जाते हैं। वाह भाई वाह, इन्हें ब्रेसलेट और कॉलर छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं, नानी और मिन भी नशे में धुत होके एक दूसरे के साथ ठहाके लगा रहे होते हैं। और इन्हें लियांड्रिन के बारे में बात करता हुआ सुन के एक लोकल बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वो असल में लियांड्रिन का पता जानता है। मगर वहाँ पे मौजूद लियांड्रिन की ब्लैक आजा की एक मेंबर इस्पान ने इस बात को सुन लिया। इधर लियांड्रिन ब्लैक आजा में छुपे रेवन के एजेंट को ढूंढ रही होती है, जहाँ पे वो नायोमी से पूछती है कि क्या वो किसी आदमी के डीप कोर मेमोरीज तक को इरेज कर सकती है या नहीं। जिस पर नायोमी का जवाब होता है कि इस लेवल के पावर्स तो केवल फोर्सेकन के पास होते हैं। यहाँ पे लियांड्रिन को पता चल चुका था कि नायोमी ही वो ब्लैक आजा की मेंबर थी जो कि सीक्रेटली रेवन के साथ मिलकर काम कर रही थी। जिसके बाद लियांड्रिन अपने पावर्स की मदद से नायोमी का माइंड रीड करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि नायोमी ने असल में कॉलर का लोकेशन ढूंढ लिया था और कॉलर की लोकेशन मिलते ही लियांड्रिन ने उसका काम तमाम कर दिया। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये थी कि नायोमी के मरने से पहले लियांड्रिन ने उसे बताया कि उसे भी एक फोर्सेकन बनना है। और जब लियांड्रिन नायोमी को मार रही होती है, उसे वक्त स्पान भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो स्पान यहाँ पे नाइनिव और उसके गैंग के बारे में लियांड्रिन को बताने आई थी, मगर नायोमी को मारते हुए देख के स्पान अपना फैसला बदल देती है और वो लियांड्रिन को कुछ नहीं बताती। इधर टू रिवर्स में मैक्सिन ने भांप लिया कि मैक्स की दोनों सिस्टर्स वन पावर को चैनल कर सकती है, जिसके बाद अलाना उन दोनों सिस्टर्स को गाइड करती है अपने आप को हील करने के लिए। इधर पेरेंट और फैल की बात चल ही रही होती है, जिस पर पेरेंट ने फैल को बताया कि वो असल में एक वुल्फ ब्रदर है और उसे ये भी बताया कि उसके फ्रेंड मैट ने हाल ही में हॉर्न ऑफ वलेर को बचाया था। सत्यानाश। इस बात से फैल थोड़ी नाराज तो होती है, मगर उसके बाद ये दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे अलाना और मैक्सिन भी टपक जाते हैं। इधर नाइनी और मिन उस बार से जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एलियन और बाकी लोग नाच गाना कर रहे थे। जिसके बाद टांचिको का एक लोकल फिक्सर मैट के पास आता है और उसे बताता है कि वो दूसरा ब्रेसलेट इसको मिल चुका है। तो मैट ने फटाफट उसे सोने के सिक्के दिए और उससे वो ब्रेसलेट ले लिया। इधर हमें पता चला कि नायोमी के साथ साथ स्पान भी रेवन के साथ मिलकर काम कर रही थी। और इसके बाद स्पान के सामने मोगेडियन ने अपना असली रूप दिखाया और इसके साथ ही उससे सारी की सारी डिटेल्स निकाल के उसे मौत के घाट उतार दिया। स्पान से मिले डिटेल्स को फॉलो करते हुए मोगेडियन सीधे नानी और एलेन के रूम में चली जाती है और उन दोनों के दिमाग को कंट्रोल करके उनके सारे प्लानिंग के बारे में जान लेती है। इसके साथ ही वो ब्रेसलेट भी उनसे ले लेती है। अब मोगेडियन ने वहाँ से निकलने से पहले दोनों के मेमोरीज तक इरेज कर दी, ताकि उसके जाने के बाद इन दोनों को कुछ भी याद ना रहे। तो उसके जाते ही जब इन दोनों को होश आता है, तब ये दोनों नोटिस करते हैं कि इनके बैग से तो वो ब्रेसलेट गायब हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि किसी वजह से नाइनिव के चेहरे से खून बह रहा है। इधर सच का पता चलता है इग्वेंट सीधे रैंड से बात करने जाती है, तो जहाँ पे रैंड ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसे पता है कि लैंडफेयर एक फोर्सेकन है, मगर उसे ये बात पता नहीं कि लैंडफेयर ही इग्वेन के सपनों में आके उसे डराया करती है। तो रैंड की बातें यहाँ पे इग्वेन को सरासर झूठ लगती है। तो इग्वेन को यहाँ पर लग रहा था कि वन पावर को चैनल करने के बाद होने वाले पागलपन के लक्षण अब रैंड पे दिखने लगे हैं। और इग्वेन के मुंह से इतना सुनते ही रैंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक फोर्सेकन सैमुअल ने इन पे अटैक कर दिया और ये फोर्सेकन वही होता है जिसके बारे में लैंडफेयर ने मोरेन को आगाह किया था। तो रैंड ने सैमुअल का सामना करता हुआ जबरदस्त वन पावर का यूज करके उसके ऊपर बहुत सारी पत्थर गिरा दी। थोड़ी देर बाद रैंड को पता चलता है कि उस मलबे में दबकर एल्सेरा भी मारी गई। जिसके बाद
फिर क्या था, रैंड ये देख के पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने वन पावर को चैनल करके एल्सेरा को जिंदा करने की कोशिश करता है। वहाँ पे मौजूद एक वेन, बॉरेन, बाकी सब लोग उसे मना करने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की भी नहीं सुनता। मगर जल्द ही रैंड को भी पता चल जाता है कि वो उसे वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा। इधर फैल बेंचियार्ड ने टू रिवर्स में देखा कि बेगेट से होते हुए ट्रोलॉक्स की एक आर्मी टू रिवर्स की तरह बढ़ रही होती है और जिसके बाद यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो एपिसोड 7 की शुरुआत टू रिवर्स विलेज से होती है, जहाँ पे सब लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं और ट्रोलॉक्स से बचने के लिए कोई तलवार चलाना सीख रहा है तो कोई बो एंड एरो। तभी टू रिवर्स के विलेज में कुछ मेहमानों की एंट्री होती है और इन मेहमानों को हमने यार द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 2 में देख ही रखा है। तो ये लोग वो थे जो कि वे ऑफ लीप को फॉलो करते थे, मतलब नो झगड़ा नो लड़ाई। तो ये लोग जैसे टू रिवर्स विलेज पहुंचते हैं, पेरिन इन्हें देख के काफी खुश होता है। तो इसके कुछ देर बाद जब पेरिन और एरम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे पेरिन को पता चलता है कि उसका एक पुराना दोस्त नहीं रहा। तो यहाँ पर एरम टूअथान के वे ऑफ लीफ के प्रिंसिपल को फॉलो करने के कारण वो अपने डैड को नहीं बचा पाया और उस चीज का दुख आज भी एरम के ऊपर हम देख ही सकते हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अगर अब वो किसी अपने करीबी को बचाना चाहे तो इसके लिए वो वायलेंस का रास्ता अपना सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो दो आयल लेडीज एरम के ऊपर डोरी डाल रहे थे और इस चीज को लोयाल भी बड़े अच्छे से समझ रहा था। तो यहाँ पर लोयाल सोच रहा होता है कि वो इन दोनों आयल लेडीज को वापस भेज दे, क्योंकि यहाँ पर लोयाल नहीं चाहता था कि वो दोनों एक ऐसी लड़ाई लड़े जो कि उनकी लड़ाई है ही नहीं। तो लोयाल उन दोनों से मेडेंस किस नाम की एक आयल गेम को खेलने के लिए कहता है। तो जिसके बाद वो आइस जैसे ही अपने हथियार लोयाल के गले में रखते हैं, लोयाल अपने आप को उन्हें किस नहीं करने देता। मगर यहाँ पे हो जाता है उल्टा और वो दोनों अब समझने लगते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना लोयाल इनके साथ ये गेम खेलने के लिए तैयार हो गया था, जिस वजह से अब तक पहले केवल एक आयल लेडी ही लोयाल का कर्ज चुका रही थी। मगर इस इंसिडेंस के बाद से अब दूसरी आयल लेडी भी उसका कर्ज मारने लगी। तो इस इंसिडेंस के बाद लोयाल अच्छे तरीके से समझ जाता है कि ये दोनों आयल लेडीज चाहे कुछ भी हो जाए उसी के साथ ही रहेंगी। दूसरी तरफ अलाना सडाई मैट की दोनों बहनों को वन पावर को और भी अच्छे तरीके से चैनल करना सिखा रही होती है और अलाना ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि ट्रोलॉक्स के अटैक के दौरान वो इन दोनों के साथ मर्ज होकर अपनी पावर और बढ़ा सके इन गांव वालों को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर अलाना गांव के नए विजडम से मिलती है जो कि गांव वालों की ऑफिशियल हीलर होती है। तो अलाना उसके सामने रिक्वेस्ट रखती है कि वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। इधर फैल और पेरिन गाँव वालों को समझा रहे होते हैं कि ट्रोलॉक्स को असल में भेड़ियों से डर लगता है। तभी वहाँ पे डेन अपने एक साथी के साथ टू रिवर्स पहुंच जाता है, जहाँ पे पेरिन उससे मदद मांगता है कि वो अपने व्हाइट क्लॉक्स के मेंबर्स को यहाँ लेके आए और ट्रोलॉक्स से लड़ने में इनकी मदद करे। तो डेन यहाँ पे पेरिन की मदद करने से पहले तो मना कर देता है। आखिरकार पेरिन ने डेन के बाप को जो मारा था, मगर पेरिन भी डेन को याद दिलाता है कि उसने भी मैट की निर्दोष माँ को मार दिया था। यहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे के साथ गलत किया है, जिस वजह से पेरिन उससे कहता है कि अब ये सब भुला के हमें एक साथ मिलकर ट्रोलॉक्स का सामना करना चाहिए। तभी पेरिन डेन से एक डील करता है कि ये वॉर खत्म होने के बाद जहाँ भी डेन कहे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होगा। इधर अलाना सडाई अपने वॉर्डर के साथ बातचीत कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा बॉन्ड केवल इस वॉर तक ही रहेगा, जिसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। दूसरी तरफ पेरिन भी फैल को समझा रहा होता है कि वो इस वॉर में शामिल न हो और कहीं सेफ जगह पे रहे। मगर फैल पेरिन के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए पेरिन से कहती है कि जैसे तुम्हारी वाइफ जंग ना लड़कर सेफ रहते हुए मारी गई थी, मुझे उस तरीके के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फैल का मतलब था कि वो कमजोर किसी भी हालत में नहीं है, इसके साथ ही उसे किसी के भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और वो ये वॉर खुद भी लड़ सकती है। तो जिसके बाद पेरिन और बाकी गांव वाले इस वॉर के लिए प्लान बनाने में लग जाते हैं, जिस पर लोयाल इन्हें सजेशन देता है तो अगर इस विलेज को ट्रोलॉक्स से बचाना है तो सबसे पहले इन्हें बे गेट को बंद करना होगा। एट द एंड ट्रोलॉक्स इसी गेट से ही अंदर आने वाले थे, जिसके बाद शाम होने लगी थी और विलेजर्स एक जगह इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ पर पेरिन सबको मोटिवेट करता हुआ टू रिवर्स विलेज का सॉन्ग गाता है और देखते ही देखते वहाँ पे अंधेरा होते ही ट्रोलॉक्स अपना अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर विलेजर्स भी डट कर उनका सामना करते हैं। और यहाँ पर विलेजर्स ने उस गांव के चारों ओर सील जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था जो कि उन्हें ट्रोलॉक्स से बचाने के लिए काम आने वाला था। मगर ट्रोलॉक्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो सील ज्यादा देर काम नहीं करती, जिस वजह से पेरिन मैक्सिन को सीधे अलाना के पास भेजता है और इधर अलाना भी मैट की बहनें और नई विजडम के साथ इंटीग्रेट होकर अपनी कंबाइंड पावर का यूज करती है ट्रोलॉक्स से लड़ने के लिए। तो अलाना अपनी ग्रुप के साथ जैसे ही अटैक करना शुरू करती है, वो बादलों से बर्फ के नुकीले टुकड़े ट्रोलॉक्स पे गिराने लगती है और इस चीज से डर के ट्रोलॉक्स दुम दबा के पीछे भागने लगते हैं। शुरुआत में गांव में मौजूद सबको लगता है कि वो लोग ये बैटल ऑलमोस्ट जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरिन को भनक लग गई थी कि वो इतनी आसानी से तो जीतने वाले नहीं है। जिसके बाद हवा में उड़ता हुआ एक भाला सीधे आके अलाना सडाई को लग जाता है। तो वहाँ पे मौजूद विजडम और मैट की बहनें समझ नहीं पाती कि आखिरकार इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो वो फौरन अलाना को एक सेफ जगह लेके जाते हैं और उसके लगे हुए चोट को हील करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे वो दोनों फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो ये देख के गाँव वाले काफी डर जाते हैं। अब उन्हें लग
रहा था कि जल्द ही टोलोक्स इन पे और अटैक कर देंगे और उससे ये लोग नहीं बचने वाले। मगर मैक्सिन यहाँ पे बाहुबली बनता हुआ वहाँ पे मौजूद सारे विलेजर्स को मोटिवेट करता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी फैमिली को कौन बचाएगा। उसके बाद फिर क्या था, गाँव वाले फिर से एक बार जुट जाते हैं टोलोक्स के सेकंड वेव का सामना करने के लिए। इधर लोयल और आई लेडीज ब्रिगेड की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पहुँच के लोयल अंदर जाता है, साथ ही साथ वो उन आई लेडीज को ब्रिगेड के बाहर पहरा देने के लिए कहता है। इधर धीरे धीरे गाँव वालों की हिम्मत जवाब देने लग जाती है, मगर तभी पेरेंट नोटिस करता है कि वहाँ पे व्हाइट लॉक्स पहुंच चुके हैं। मगर पेरेंट को एक बार फिर से अंदेशा होता है कि ये लोग इतनी आसानी से टू रिवर्स कैसे पहुंच गए, बाहर तो टोलॉक्स की आर्मी है, आखिरकार यहाँ पे माजरा क्या है। और पेरेंट के होश तब उड़ जाते हैं जब वो पैडन फेन को व्हाइट लॉक्स के रूप में देखता है। तब वहाँ पे पेरेंट चिल्ला कर सबको आगाह करता है कि पैडन फेन एक डार्क फ्रेंड है। मगर यहाँ पे काफी देर हो चुकी थी, पैडन फेन अब टू रिवर्स विलेज के अंदर आ चुका था, इसके साथ साथ उसके टोलॉक्स की आर्मी भी अंदर आ चुकी थी। इधर लोयल ब्रिगेड को बंद करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर उसकी कोशिशें नाकाम रहती है। तभी लोयल नोटिस करता है कि टोलॉक्स की एक और फौज ब्रिगेड के अंदर से होते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके बाद लोयल एक टफ डिसीजन लेता है और वो ब्रिगेड के रास्ते पे ही अटैक करने लग जाता है। और 3-4 वार करने के बाद वो रास्ता टूट जाता है, इसके साथ साथ ब्रिगेड भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इधर टोथन के लोग क्योंकि वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते थे, जिससे वो अंडरग्राउंड रास्ते से टू रिवर्स के बच्चों को लेके निकल जाते हैं। और ये प्लान असल में पेरेंट का होता है और वो टू रिवर्स के बॉर्डर पे होते हैं कि इतने में उन पर एक टोलॉक्स अटैक कर देता है। तो वहाँ पे एक बच्चे को बचाने के लिए एरम अपने वे ऑफ लीव के प्रिंसिपल को तोड़कर एक टोलॉक को मार देता है। इधर विलेज में एमन टोलॉक से लड़ना छोड़ के वहाँ पे मौजूद अलाना की तलाश कर रहा होता है और वो जैसे ही अलाना को घायल देखता है उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। और जिसे देखने के बाद मैट की दोनों बहनें अपनी माँ की मौत के गुस्से से अपनी पावर्स को चैनल करके सीधे एमन को जला के मार देते हैं। इधर पेरेंट पैडन फेन को हरा देता है, मगर पेरेंट अच्छे से जानता था कि जब तक टोलॉक सीआर में इस विलेज से नहीं जाती तब तक वो इस जंग को नहीं जीत सकता था, जिस वजह से वो पैडन को छोड़ देता है। मगर वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि तू यहाँ से जिंदा तभी जाएगा जब तू अपने साथ पूरे के पूरे टोलॉक्स की आर्मी को लेके भी वापस जाए। जिस पर पैडन कहता है कि डार्कमन चाहता है कि टू रिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि डार्कमन केवल और केवल रैंड को सबक सिखाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। जिसके बाद वो पैडन की डील मान लेता है और वो उस विलेज में मौजूद टोलॉक्स की फौज से पीछे हटने के लिए कहता है, और इस तरीके से टू रिवर्स का ये वॉर एंड हो जाता है। इधर सुबह होते ही हम देखते हैं कि गांव वाले अपने गांव के रिस्टोरेशन के काम में लग गए हैं। इसके साथ ही अलाना सदाई मैट की दोनों बहनों को टावर ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की डेस्टिनी कुछ और ही है। इसके साथ ही एरम अब टूअथान का पार्ट नहीं है, जिस वजह से वो इस गांव में रुककर ब्लैक स्मिथ का काम करेगा। और इधर पेरेंट पे आए तो वो लोयल की बुक पढ़ रहा काफी ज्यादा इमोशनल महसूस करता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही डेन वहाँ पे पहुंचकर पेरेंट को उसकी डील पूरा करने के लिए कहता है। जिसके बाद पेरेंट पूरे गांव वालों को गुड बाय बोलकर व्हाइट लॉक के साथ ही चला जाता है। अब पेरेंट के साथ आगे क्या होगा ये तो हमें सीजन 4 में ही पता लगने वाला है। और जिसके बाद यहाँ पे द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत 10 साल पहले टारफेलॉन से होती है, जहां हम अलाइडा सदाई को एक रेडस्टोन पोर्टल से निकलते हुए देखते हैं। जिसके बाद वहां पे मौजूद व्हाइट आजा की एक मेंबर उससे कहती है कि उसका अंदर जाना काफी रिस्की था और इसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती थी। मगर अलाइडा यहाँ पे स्माइल करके अपनी ब्रेसलेट को दिखाती है, तो वो व्हाइट आजा की मेंबर अलाइडा से पूछती है कि आखिरकार फिन ने उससे क्या वादा किया। जिस पर अलाइडा उससे कहती है कि एम्बरलिन सीट बनाने का। यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा होता है कि पूरे के पूरे व्हाइट आजा का सपोर्ट अलाइडा सदाई को जाने वाला था। मगर जिसके बाद जब वोटिंग की बारी आती है तब सारे के सारे वोट स्वान सांची को चले जाते हैं, इंक्लूडिंग व्हाइट आजा के। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम में टावर में मौजूद स्वान सारे सिस्टर्स को कन्विंस करने में लगी होती है कि इन्हें रैंड के सामने झुक जाना चाहिए। मगर इस चीज के लिए स्वान ने काफी देर कर दी होती है, जिस वजह से व्हाइट टावर में मौजूद सिस्टर्स को ऐसा लग रहा था कि स्वान ने उनका भरोसा तोड़ के उन्हें धोखा दिया है। जिस पर लियान स्वान से कहती है कि हमें एक लास्ट बार और पूरे सिस्टरहुड को रैंड के मैटर पे कन्विंस करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तब तो इन्हें अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है। बात करें अगर अलाइडा की, तो वो बाकी सिस्टर्स के साथ मिलके स्वान को उसके पोजीशन से हटाने के लिए टावर के अंदर एक और वोटिंग की तैयारी कर रही होती है। व्हाइट आसा के साथ साथ रेड आसा भी कर रही होती है। जिसके बाद कहानी रैंड पे शिफ्ट होती है, जो कि अभी भी उस छोटी आयल बच्ची के मौत के गम में डूबा हुआ है। इसके साथ साथ रैंड उसको दिया हुआ अपना वादा पूरा कर रहा था उसके फार्म में लगे फसल की हार्वेस्टिंग करके। जिसके बाद हमें उस फोर्स सेकंड से मिलाया जाता है जिसने एपिसोड 6 में इन पर अटैक किया था। तो इस
फोर्सेकन का नाम सैमुअल होता है, जिसे मॉरिन ने उस इंसिडेंट के बाद सैमुअल को सप्रेस कर रखा होता है। मॉरिन सैमुअल के सामने एक कील रखती है, मगर सैमुअल मॉरिन की हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इधर टांचिको में लिएंड्रिन और उसकी दो और साथी स्पान को ढूंढ रहे होते हैं, मगर इन तीनों को नहीं पता था कि स्पान का तो काम तमाम हो चुका है मोगेडियन के हाथों। तभी वहाँ पे मोगेडियन उस ब्रेसलेट को लेके आती है जिसे उसने नाइनीव के पास से चुराया होता है, जिसके बाद वो उस ब्रेसलेट को लिएंड्रिन के हवाले कर देती है। और यहाँ पे लिएंड्रिन ये देख के शॉक थी कि असल में इसके पास ये ब्रेसलेट कहाँ से आया। तो अब लिएंड्रिन के पास 2 ब्रेसलेट तो हो चुके थे, अब बाकी है 2 कॉलर की, जिसके बाद वो बिना किसी देरी के उस कॉलर को ढूंढने के लिए टांचिको के पुराने पैलेस में जाते हैं, ताकि ये लोग अपने रैंड वाले प्लान की तरफ आगे बढ़ सके। इधर मार्केट में मैट और नाइनीव लिएंड्रिन को देख लेते हैं और उसका पीछा करने में लग जाते हैं। इधर पैलेस में पहुंचने के बाद लिएंड्रिन अपने सामने आने वाले हर शख्स को मिटाते चली जाती है। इधर नाइनीव और मैट जैसे ही लिएंड्रिन के पीछे पीछे उस पैलेस तक पहुंचते हैं, वहाँ पे मीन, थॉम और इलेन भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद पैलेस के अंदर जाते ही ये लोग अलग अलग होकर उस कॉलर को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर थॉम इलेन को बताता है कि वो उसे बचपन से जानता है। इसके साथ साथ वो उस राज्य से तो बाहर है, मगर उसके चप्पे चप्पे की खबर अभी भी थॉम तक पहुँच रही होती है। तभी इलेन लॉर्ड गैब्रियल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर थॉम कहता है कि इस बंदे के बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता। और थॉम की ये बात इलेन के सर के ऊपर से जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेन को नहीं पता था कि लॉर्ड गैब्रियल असल में एक फोर्सेकन है, जो कि अपने मैजिक से आसपास के लोगों को ये बिलीव करवाता था कि वो इलेन की माँ का पुराना लवर है। मगर थॉम इस चीज को सिरे से नकार देता है और उसे कहता है कि अगर वाकई में ऐसा कोई शख्स होता तो उसे इस चीज की जानकारी जरूर होती। और इन दोनों की बात वहाँ पे चल ही रही होती है कि इन पर अचानक से अटैक होने लग जाता है, जिसके बाद एक इंटेंस फाइट हमें देखने को मिलता है। मगर किसी तरीके से इलेन उस वेपन को हासिल करके उसी अटैकर के खिलाफ यूज कर देती है, जिससे वो अटैकर तुरंत ही वहाँ पे मारी जाती है। जिसके बाद उस पैलेस के अंदर हमें ठीक उसी रेड स्टोन डोर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर अलाइडा सडाई गई होती है। और मैट यहाँ पे अपनी लापरवाही दिखाते हुए उसके अंदर चला जाता है। मीन उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर इस चीज में वो नाकाम रहती है। तो उस पोर्टल के थ्रू अंदर जाने के बाद मैट एल्फाइन से मिलता है, और एल्फिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये किसी भी शख्स की विशेष पूरी कर सकता है। मगर यहाँ पे एल्फाइन अगर कुछ दे रहे हैं तो बदले में इन्हें कुछ चाहिए भी होता है। एल्फिन मैट को देखते ही समझ जाता है कि इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है जो कि इसे काफी परेशान कर रही है। तब एल्फिन कहता है कि वो मैट की ये भयानक यादें लेने का। और इससे पहले कि मैट अच्छी तरीके से उसकी बातों को समझ पाता, मैट फौरन एल्फिन की बात पे एग्री कर जाता है। एल्फिन ने मैट की विश पूरी कर दी, तो अब बारी थी एल्फिन की बदले में कुछ लेने की। तो बदले में कुछ लेने के लिए एल्फिन उसे फांसी पे ही चढ़ा देता है। किसी की विश पूरी इस तरीके से करो कि वो जिंदा ही ना बचे। वाह एल्फाइन भाई वाह, विश पूरी करने का ये कौन सा तरीका था। खैर इस पोर्टल के सामने एल्फाइन ने मैट को फांसी पे लटका दिया होता है, जिसे दूर खड़ी डरी हुई मिन देख रही थी, और उसे यहाँ पे लग रहा था कि उसका अब विजन सही हो रहा है। और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लिएंड्रिन के एक साथी वहाँ पर खड़े होकर मैट को फांसी में लटकता हुआ देख रही होती है। तो मिन जैसे तैसे लिएंड्रिन के उस साथी पे पीछे से अटैक करती है और मैट के फंदे को काट कर उसे किसी तरीके से होश में लाने की कोशिश करती है। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी मैट को वो होश में नहीं ला पा रही थी, जिस वजह से वो मैट की छाती पे एक जोरदार पंच मारती है। और फिर क्या था, मैट भाई आ जाते हैं होश में। इस तरीके से मिन का विजन पूरा तो हो जाता है, मगर मैट नहीं पड़ता। तो वहाँ पर मैट को जैसे ही होश आता है, वो नोटिस करता है कि उसके मन के अंदर चलने वाली वो खौफनाक आवाजें अब जा चुकी है। मगर यहाँ पे मैट की अपनी यादें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इधर नाइनीव चुपके से लिएंड्रिन को देख रही थी, जो कि कॉलर न मिलने पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। तो लिएंड्रिन कॉलर को काफी देर से ढूंढ रही थी, मगर उसे वो कॉलर कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो एक ज्वेलरी बॉक्स को फेंक देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो उसके जाते ही नाइनीव को उस ज्वेलरी बॉक्स से एक कॉलर जैसा चीज तो मिलता है, मगर वो कॉलर उस फोटो से मैच नहीं कर रहा था। मगर नाइनीव की गट फीलिंग ये कह रही होती है कि ये कॉलर वही है। तो इसके बाद नाइनीव उस कॉलर को लेके उस पैलेस के बाहर सबका वेट कर रही होती है, मगर तभी लिएंड्रिन से उसका सामना हो जाता है। यहाँ पर नाइनीव लिएंड्रिन को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि अभी भी कोई भी देरी नहीं हुई है डार्क साइड से लाइट की तरफ आगे आने के लिए। मगर लिएंड्रिन नाइनीव की एक भी बात नहीं सुनती। इसके साथ साथ उसे जंजीर में जकड़ के पास के झील में फेंक देती है। मगर नाइनीव पानी के अंदर जैसे ही हार मानने वाली होती है, वो एक बार फिर से अपना कनेक्शन वन पावर के साथ स्टेबलिश कर लेती है और अपने इस इमेंस पावर का यूज करते हुए वो उस पानी को 2 भागों में बांटकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद बात करें अगर रैंड की, तो वो अपने सपनों में लैंडफेयर से पूछ रहा था कि आखिरकार वो इग्वेन को सपनों में टॉर्चर क्यों कर रही थी। तो कोई सॉलिड रिप्लाई ना मिलने के कारण रैंड लैंडफेयर से कहता है कि वो उसे छोड़ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे लुज थरॉन ने उसे छोड़ा था। तो रैंड की ये बातें सुन के लैंडफेयर वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, और इससे पहले कि वहाँ पे वो कुछ कदम उठा पाती, इग्वेन वहाँ पे आके उसे उसके सपनों से दूर ले जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग नींद से उठते हैं, वहाँ पे मौजूद वाइस वन, रैंड, मोरे, लैंडफेयर
का सामना करने के लिए तैयार थे। मगर लैंडफेयर को भी अच्छे से पता था कि अभी अगर यहाँ पे आऊंगी तो पहली जाऊंगी, जिस वजह से वो वहाँ पे नहीं आती और वो सबसे पहले मेलिंडा से मिलने चली जाती है। और उससे मिलते ही लैंडफेयर कहती है कि अब उसका कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। इधर लैंडफेयर रैवन को धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो सबको खत्म करती चली जाएगी। और यहीं पर हम सैमुअल की डेड बॉडी को देखते हैं। थैंक्स टू मोकेडियन, उसकी डेड बॉडी पूरी तरीके से स्पाइडर वेब में तब्दील हो चुकी थी, जिसके बाद लैंडफेयर रैवन के सामने स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडर के बारे में जिक्र करती है। इसके साथ साथ वो कहती है कि वो ड्रैगन रिबॉर्न को खत्म करने के लिए रेडी है। इधर व्हाइट टावर में अपने पोजीशन को खतरे में पाकर स्वान पाकी आइस डाइस को रेड आसा को ढूंढने के लिए भेजती है, जो कि उस वक्त टावर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि रेड आसा सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहे हैं। मगर यहाँ पर रेड आसा का टावर से बहुत दूर जाना असल में एक ट्रैप था और इस ट्रैप में अब स्वान फंस चुकी थी, क्योंकि रेड आसा और इलाइडा ने अच्छी तरीके से प्लानिंग सेट कर रखी थी कि स्वान जैसे ही अपने सपोर्टर्स को रेड आसा को ढूंढने के लिए भेजेगी, वो इधर व्हाइट टावर में अपने साथियों के साथ वोटिंग करा लेगी और ये प्लान अच्छे तरीके से काम में कर जाता है। और इलाइडा के पास अब वहाँ पे मौजूद 11 सिस्टर्स का सपोर्ट होता है, जिस वजह से उनके वोट से वो इमरलिन सीट का टाइटल ले चुकी थी। जिसके बाद स्वान को यहाँ पे सिस्टरहुड से गद्दारी करने के लिए सजा दी जाती है। इसके साथ साथ लियान को भी वहाँ पे मार दिया जाता है और स्वान को और भी ज्यादा टॉर्चर करके सच बोलने पे मजबूर किया जाता है, जिस पर स्वान वहाँ पे मौजूद सबको बताती है इससे पहले कि इमरलिन सीट को विजन आया था कि ड्रैगन रिबॉर्न हो चुका है और उस इमरलिन सीट ने उसे और मॉरिन को ये ऑर्डर दिया था ड्रैगन रिबॉर्न का पता लगाएंगे और उसे अलग तरीके से व्हाइट टावर के सामने पेश करेंगे। तो इसके बाद स्वान वहाँ पे मौजूद सिस्टर्स को समझाने की कोशिश करती है कि इलाइडा केवल और केवल पावर चाहती है, इस टावर से उसे कोई भी मतलब नहीं। लेकिन वहाँ पे उसकी बात कोई नहीं सुनता और आखिर में उसका सिर धड़ से हलाक कर दिया जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बेलिंड्रा एक डार्क फ्रेंड है और इस वजह से वो लैंड को मारने के लिए आई होती है। मगर जैसे उसे रियलाइज होता है कि वो मेलकेयर के गोल्डन किंग को मारने जा रही है, वो अपने इस डार्क ओथ से मुकर जाती है, जिसके बाद उस डार्क ओथ के इन्फ्लुएंस के चलते वो खुद ही वहाँ पे मारी जाती है। इधर लियांटिन मोगेटिन के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि वो भी अब पावरफुल है, जिस वजह से वो उनके साथ मिलकर काम कर सकती है। आखिरकार कॉलर और उन ब्रेसलेट को चलाने के लिए 2 औरतों की नीड थी। इधर मॉरिन रैंड से माफी मांगती है क्योंकि उसने शुरुआत में रैंड के आयल जाने वाले प्लान से अपोज किया था, लेकिन अब मॉरिन को रियलाइज हो चुका था कि ये बिल्कुल सही प्लान था। तो यहाँ पर रैंड को भी पता चल चुका था कि मॉरिन ने यहाँ पे लैंडफेयर के साथ मिलके उसने मिरर के थ्रू उन पर अटैक करवाया था, जिस पर मॉरिन का कहना होता है कि उसने इग्वेन और लैंडफेयर दोनों को ही रैंड से दूर रखने के लिए ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर मॉरिन सिर्फ और सिर्फ रैंड को उसके एम पर फोकस करते हुए देखना चाहती थी, जिस पर रैंड कहता है कि उसके आयल का सपोर्ट लेने के लिए मॉरिन को उसके साथ रहना चाहिए। मगर मॉरिन इस बात से अपोज करती है और वो उसे कहती है कि रैंड को आइस का सपोर्ट अपने बलबूते पे ही लेना होगा, बिना किसी जादूगरनी यानी आइस अटैक की हेल्प लिए। मगर यहाँ पे मॉरिन एक चीज के लिए रैंड से प्रॉमिस करती है, ये चाहे कुछ भी हो जाए वो लैंडफेयर से उसको बचा के रहेगी, फिर चाहे इसके लिए उसकी जान क्यों न चली जाए। जिसके बाद हमें लैंडफेयर और मॉरिन के बीच एक तगड़ी बैटल देखने को मिलती है और अब समझ आ रहा है भाई इस सीरीज का बिग बजट कहाँ पे यूज किया गया है। वाकई में ये सीन देखने में काफी कमाल लग रहा था। तो इस फाइट के दौरान मॉरिन उस ऑर्ब का यूज तो करती है, मगर लैंडफेयर अब भी उसको कड़ी टक्कर दे पा रही थी और उस ऑर्ब के प्रोटेक्शन को तोड़ते हुए लैंडफेयर मॉरिन के पेट में तलवार घुसा देती है और मॉरिन को तलवार लगने के दौरान ही व्हाइट टावर में स्वान को भी मारा गया, जिस वजह से उसका पेंट मॉरिन अच्छी तरीके से फेल कर पा रही थी। तो अपने लवर के मरने के गुस्से से मॉरिन एक बार फिर से उठती है और उस तलवार को निकाल के लैंडफेयर के गले को काट देती है। मगर यहाँ पे मॉरिन का वार एकदम सटीक नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पे लैंडफेयर केवल घायल होती है और मौका पाते ही वहाँ से पोर्टल के थ्रू निकल जाती है। इधर रैंड और उसका ओपोनेंट जिसे लैंडफेयर ने वो गोल्डन टैटू दिया होता है, वो दोनों पूरे आइलवासियों के सामने अपने काराकान होने का दावा पेश करते हैं। मगर रैंड को अच्छे से पता था कि असली काराकान तो वो है, जिस वजह से वो वहाँ पे मौजूद सब आइस को बता देता है कि उसने रूइडियन में क्या देखा था। वो सबसे कहता है कि आइल एक पीसफुल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे मौजूद ज्यादातर आइस अपने आप को एक वॉरियर जैसा रिप्रेजेंट करते थे, जो कि इनके ट्रू ओरिजिन से काफी ज्यादा डिफर करती है। जिस पर रुआरा रैंड को वार्न करता है कि अगर उसने सारी की सारी सच्चाई बताई तो ये आइस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मगर यही चीज तो काराकान असली में करने वाला था। वो पहले इन सबको बचाएगा और उसके बाद अपने ही हाथों से मारेगा, मतलब मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। जिसके बाद रैंड वन पावर की चैनलिंग शुरू करता है और उसके पावर्स में यहाँ पे हम लाइट और डार्क पार्टिकल्स दोनों ही देख सकते हैं। और कुछ देर तक चैनल करने के बाद वहाँ पे घने बादल छा जाते हैं, जिससे आइल वेस्टलैंड में अब बारिश होने लग जाती है। और ये चीज आइल प्रोफेसी में पहले से ही
ही डिफाइंड थी, जिस वजह से सब लोग को पता चल जाता है कि रैंड ही असली कैराकैन है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद आइस रैंड के सामने झुक जाते हैं, तो वहाँ पे मौजूद इग्वेन चिल्ला के रैंड से कहती है कि वो अब रुक जाए, मगर रैंड इधर धीरे धीरे वन पावर के करप्शन की चपेट में आ रहा था, जिस वजह से वो इग्वेन की बातों को अनसुना कर देता है। और यहाँ पे एंड हो जाता है द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 3। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हमें ऐसे ही सस्पेंस में छोड़ दिया गया है कि आखिरकार अब क्या होगा, फिर चाहे वो पेरेंट की बात हो या फिर रैंड की। क्या यहाँ पे रैंड पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगा या फिर कोई उसे इमोशनल सपोर्ट देके इस पावर चैनलिंग से बाहर निकालेगा? ये जानने के लिए तो यार हमें सीजन 4 का वेट करना होगा। तो गाइस, आपने अगर देख लिया है व्हील ऑफ टाइम का सीजन 3, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ना भूले। इसी के साथ यार इस सीजन को लेके मेरा व्यूज तो इस सीजन अपने पिछले दोनों सीजन के मुकाबले काफी एंगेजिंग और फास्ट पेस फील होता है। किसी भी जगह हमें फालतू में बोर करके नहीं छोड़ा जाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द ही आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो गाइस, दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।